नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष निर्वाल आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1। इसमें फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, मीन्स सौर मंडल में पृथ्वी की क्या पोजीशन है, क्या इसकी लोकेशन है और क्या क्या यहाँ पर विशेषताएँ हैं। आओ इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं चैप्टर की। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, कि जब सूरज छिप जाता है तो उस समय आकाश कितना अच्छा लगता है। उस समय हम लोग देखते हैं कि शुरुआत में एक दो चमकती हुई चीज़ें दिखती हैं, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता रहता है तो वह चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं कि उनको गिनना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब उस समय हमारा जो आसमान है वह भरा होता है कुछ इस तरीके की चीज़ों से जो बहुत चमकती हैं और कुछ कम चमकती हैं। यह ऐसा लगता है कि जैसा आकाश में हीरे सजा दी हों और वह टिमटिमा रहे हों। ये चीज़ें टिमटिमाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ अगर आप गौर दे करोगे, नोटिस अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर सब चीज़ें नहीं टिमटिमाती। वहाँ पर कुछ चीज़ें चमकती हैं तो कुछ चीज़ें टिमटिमाती हैं। दोनों वर्डों में अंतर समझिएगा। कुछ चीज़ें चमकती हैं, कुछ चीज़ें टिमटिमाती हैं। टिमटिमाना और चमकना। एक शीशा रखा हुआ है, कांच का टुकड़ा मान लो वो रखा हुआ है, उस पर आपने अपनी टॉर्च से लाइट मारी तो वह भी चमकता है, लेकिन वह टिमटिमाता नहीं है। ठीक है, जैसे आपका चांद है, चांद भी चमकता है, टिमटिमाता नहीं है। एक यहाँ पे छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, अगर आप इसको घर पे करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आपको क्या चाहिएगा, सिर्फ एक निडल चाहिएगी, एक प्लेन पेपर, एक टॉर्च, ये चीज़ें आपको इसमें चाहिए, और एक पेंसिल। इसमें क्या करना है वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, जो ये चमकीली वस्तुएं हैं, इनमें एक चीज़ है जिसको आप मून कहते हैं। यह मून भी आपको उन चमकती हुई चीज़ों के बीच देखने को मिलता है, और यह एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको साल में या महीने में सबसे ज़्यादा आसमान में देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स एंड इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशन। आप इसको हमेशा देखते हो, लेकिन जब भी आप इसको देखते हो यह रोज़ आपको अलग अलग शेप में दिखता है। डिफरेंट शेप्स, अलग अलग आकृति में दिखता है, अलग अलग पोजीशन, जगह पर दिखता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ। आप आकाश में सिर्फ एक बार, 15 दिन में एक बार या एक महीने में एक बार पूरा मून देख पाते हो, देख सकते हो, और उस रात को आप कहते हो पूर्णिमा। अगर देसी में बात करें उसको आप कहते हो पूर्णवासी। 15 दिन के बाद आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, उस दिन आपको बिल्कुल अंधेरा दिखता है, उस रात को आप कहते हो अमावस्या, या सोन दिन में मावस कहते हैं। इस दिन आपको जो आकाश है वह बिल्कुल साफ दिखता है, जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल साफ दिखती हैं और ज़्यादा अच्छी दिखती हैं। इसके साथ हम बात करते हैं कि क्या कभी आपने सोचा है कि दिन के समय ये टिमटिमाने वाली चीज़ें, ये चमकने वाली चीज़ें, चाहे वो आपका चांद ही क्यों ना हो, ये कहाँ चला जाता है, ये क्यों नहीं दिखता? इसके लिए जो भी एक्टिविटी हमने देखी थी उसमें बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप एक बड़े से रूम में जाइए, वहाँ पे आप 5, 6, 7 0 वाट के बल्ब लगाइए या 5, 6, 7 मोमबत्ती जलाइए। उसके साथ साथ वहाँ पे एक 100 वाट की LED भी लगाइए। जलाने नहीं है, अभी आपने 5, 6, 7 मोमबत्तियाँ जलाई या 5 से 7 0 वाट के बल्ब जलाए तो आपको उनमें एक प्रकाश दिखता है। लेकिन अगर आप उनके साथ साथ अपना 100 वाट की LED को भी ऑन कर देते हैं तो आपको दिखेगा कि उस प्रकाश के सामने आपकी उन LED की जो 0 वाट के बल्ब थे वो या मोमबत्तियों का प्रकाश बिल्कुल गायब हो जाता है, और आपको लगेगा कि यहाँ पे तो सिर्फ एक LED जल रही है जो कि 100 वाट की है। उसी तरीके से जब सूरज निकल जाता है तो उसके चमकीले प्रकाश के सामने ये धीमे धीमे चमकने वाले जो वस्तुएं हैं, चाहे उसको आप मून कहो चाहे
टिमटिमाने वाले सितारे कहूँ, वो सब चीज़ें का प्रकाश सूरज के प्रकाश के सामने बिल्कुल छिप जाता है और वो नहीं वहाँ पर दिखता। तो हमें लगता है कि वो चीज़ें छिप गई। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। दिस सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई और कॉल्ड सेलेशियल बॉडीज। सेलेशियल बॉडीज का हिंदी मतलब है खगोलीय पिंड। क्या मतलब है? खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड या खगोलीय वस्तुएं क्या होती हैं? ये वो वस्तुएं हैं जो हमारे सौरमंडल में प्राकृतिक तौर पर क्या है, जो प्राकृतिक तौर पर हमें देखने को मिलती हैं। वो क्या क्या है? चाहे उनको आप अपना सूरज कहो, चाहे चांद कह लो, चाहे एस्टेरॉइड्स कहो, मीटेरॉइड्स कहो, या जितने भी ग्रह हैं वो सब, ये वो वस्तुएं हैं जो हमारे प्राकृतिक रूप से ब्रह्मांड में देखने को मिलती हैं। चाहे वो सितारे हो जाएं, चाहे वो ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, गैलेक्सी, उल्कापिंड, ब्लैक होल, ये सब चीज़ें आप खगोलीय पिंड सेलेशियल बॉडीज़ में इंक्लूड करते हैं। सम सेलेशियल बॉडीज आर वेरी हॉट एंड वेरी बिग। कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े होते हैं और बहुत गर्म होते हैं। कुछ गैस के बने होते हैं, उनके अपना प्रकाश और अपनी गर्मी होती है, जो कि एक बहुत बड़े अमाउंट में वो लोग बाहर निकालते हैं। एमिट मतलब बाहर निकालना। दिस सेलेशियल बॉडीज़, उन सेलेशियल बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? स्टार्स। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो आपका सन है, जो आपका सूरज है, वह भी एक स्टार ही है। लेकिन अब आप कहेंगे कि जो रात में तारे चमकते हैं वो तो बहुत छोटे दिखते हैं, और ये सूरज है ये तो हमें बहुत बड़ा दिखता है। उन सितारों की तो गर्मी भी नहीं होती, लेकिन सूरज तो बहुत गर्म प्रकाश फेंकता है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो वो रात में चमकने वाले सितारे हैं वह हमसे बहुत दूर हैं, क्योंकि वह हमसे बहुत दूर हैं और सूरज हमारी पृथ्वी के बहुत पास है, इसलिए हमें इससे प्रकाश भी ज़्यादा मिलता है और हमें इससे गर्मी भी ज़्यादा महसूस होती है। ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपके हमेशा काम आएंगी। ये ठीक उसी तरह दिखता है जैसे मान लो आकाश में बहुत ऊपर एरोप्लेन उड़े और एक एरोप्लेन बिल्कुल आपके सामने खड़ा हो, तो उसमें जो अंतर होता है कि जो ऊपर उड़ रहा है वो तो लगता है कि एक चींटी है, लेकिन वही चीज़ अगर आपके सामने खड़ी हो तो आप कहोगे तो बहुत बड़ा है, ये इतना छोटा कैसे दिखता है। यही बात है सिर्फ सन में और बाकी स्टार्स में, लेकिन सन भी एक स्टार ही है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जब आप रात के समय आकाश में देखते हो तो आपको कुछ फिगर बनी हुई दिखती हैं, आपको कुछ फिगर बनी हुई दिखती हैं। उन फिगर को आप कहते हो नक्षत्र मंडल, और इंग्लिश में कॉन्स्टलेशन। इसका एक उदाहरण है उर्सा मेजर, या इसको हम बिग बियर भी कहते हैं। एक नक्षत्र मंडल का ही नाम है, जिसमें कि आप एक नक्षत्र मंडल देखते हो जिसको आप सप्तऋषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तऋषि। और यह आपका 7 सितारों का एक समूह है और यह मिलकर एक उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन बनाते हैं। ठीक है, अगर आपके आसपास में पड़ोसी हैं या घर में बड़े हैं, उनसे आप और भी बहुत सारे कॉन्स्टलेशन नक्षत्र मंडल आकाश में देखने को बोल सकते हैं। अभी सप्तऋषि है क्या, ये फिगर आप लोग देख रहे हैं। इस फिगर में आपने ये देखा, इसको आप सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं। आपको लगा कि एक जैसे कि आगे बाउल बना हुआ एक चमचा सा भी है। ये देखो, इसमें आप कितने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 सितारे मिलकर एक इस आकार में है जैसे कि कोई चमचा रखा हुआ हो। और ये चमचा जो रखा हुआ है ये सप्तऋषि मंडल है कि 7 ऋषि, सप्त माने 7 और ऋषि माने संत, तो 7 ऋषि बैठे हुए हैं इस आकार में। इसको उर्सा मेजर भी कहते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि डिटरमाइन इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय में लोग दिशा, रात के समय अगर उनको दिशा पता लगानी होती थी तो वो कैसे देखते थे? हमारे आकाश में एक तारा चमकता है जिसको हम कहते हैं पोल स्टार, ध्रुव तारा। क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। अब ये ध्रुव तारा कैसे देखते हैं? जैसे सप्तऋषि मंडल है, इनमें जो बात की ये 2
सितारे हैं ये, इनके बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अगर आप सीधा देखेंगे तो आपको एक बहुत ज़्यादा चमकता हुआ सितारा दिखेगा, और वो होगा आपका पोल स्टार। क्या होगा? पोल स्टार। और दिशा का पता कैसे लगता है? क्योंकि पोल स्टार हमेशा नॉर्थ दिशा में ही चमकता है। कहाँ चमकता है? नॉर्थ डायरेक्शन में। कास्ट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही देखने को मिलता है। ठीक है। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं, कुछ खगोलीय पिंड हैं जिनकी अपनी गर्मी या अपना प्रकाश नहीं होता, वो सिर्फ दूसरे सितारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। LIT प्रकाशित होना, दूसरे सितारों के प्रकाश चमकते हैं, और उन बॉडीज़ को, उन पिंडों को हम प्लैनेट्स कहते हैं। अब प्लैनेट्स वर्ड कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड एक है प्लैनेटई। क्या है? प्लैनेटई, जिसका मतलब है वंडरर्स, और वंडरर्स का मतलब होता है आपका परिभ्रमक, मतलब कि जो चारों ओर घूमता रहता है। हमें वो ना करे घूमते रहते हैं, इसलिए उनको प्लैनेटई कहा गया है और उसका नाम प्लैनेट दिया गया है। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जीवन संभव है और हम इसी प्लैनेट पर रहते हैं। इट गेट्स ऑल इट्स, ये अपनी सारी गर्मी और सारा प्रकाश किससे लेता है? सूरज से लेता है, क्योंकि वह हमारे सबसे नज़दीकी पाया जाने वाला एक स्टार है। अगर हम बड़ी दूर से अपने पृथ्वी को देखें, बड़े दूर से मतलब ब्रह्मांड से पृथ्वी को देखते हैं, तो यह हमें ऐसा लगेगा जैसा कि हमें मून दिखता है, जैसा कि हमें मून दिखता है। सोलर सिस्टम, बात करते हैं सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम मीन्स सौर मंडल। सोलर सिस्टम मीन्स सौर मंडल। अब सौर मंडल में कुछ फिगर हैं, उसके लिए हम एक फिगर आपको दिखाता हूँ, वो देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये आपका सोलर सिस्टम जो है उसमें सारे ग्रह हैं, ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे सबसे पहला आपको दिख रहा है, क्या सबसे पहले आपको दिखा? ये सन यहाँ पर है। सन के बाद आपका एक ग्रह है मरकरी, जिसको आप बुध भी कहते हैं। उसके बाद विनस, फिर तीसरे पे आपका पृथ्वी, फिर आपका मंगल, फिर आपका बृहस्पति, फिर आपका शनि, फिर आपका अरुण, फिर आपका यूरेनस, अरुण, और सबसे लास्ट नेपच्यून, जिसको आप हिंदी में कहते हैं वरुण। अब आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। एस्टेरॉयड बेल्ट याद रखिएगा, आगे इसका जिक्र आएगा, वहाँ आपको ये समझना है। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट मिलती है, मतलब कि जो क्षुद्र, जो छोटे ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, जिसको आप एस्टेरॉयड्स कहते हो, वो आपको हमेशा मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलते हैं। इनको याद रखिएगा, याद भी करने हैं, उसको मैं आपको तरीका बताऊंगा, अभी आगे पढ़िए। एक पिक्चर और देखिए, ये भी हम देखते हैं। इसमें बाकी ग्रहों के बारे में लिखा हुआ है। मरकरी, ये सूरज के चारों ओर 88 डेज में चक्कर पूरा करता है, और अपने ही दूरी पर यह 59 दिन में पूरा करता है। इसी तरीके से ये आपको 8 प्लैनेट्स लिखे हुए हैं, इनके बारे में आप पढ़ें, इनको कॉपी में नोट करें और याद करें। इसमें सवाल आ सकता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह, सबसे ज़्यादा मून किस प्लैनेट के पास हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा उपग्रह जो आपको मिलेंगे वो मिलते हैं आपको सैटर्न में। शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, जिसका नंबर है 18। इसमें 2 टर्म और आपको बता देता हूँ, एक तो आउटर प्लैनेट्स और एक इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स कौन से हैं? इनर प्लैनेट्स हैं ये जो सूरज के बहुत करीब होते हैं, जो सूरज के बहुत पास होते हैं, और जो इनर प्लैनेट्स हैं ये आपके रॉक्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ये आपके रॉक्स के बने होते हैं। और आउटर प्लैनेट्स आपके हमेशा किसके बने होते हैं? गैसेस और लिक्विड के बने होते हैं। तो जो आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है, ये आउटर प्लैनेट्स हैं और ये गैसेस और लिक्विड के बने होते हैं। और जो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है, ये सूरज के बहुत पास हैं, इनको इनर प्लैनेट कहते हैं, और ये चट्टानों से बने
हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है? सन, 8 प्लैनेट्स जो मैंने अभी आपको नाम बताए, कुछ सैटेलाइट्स पाए जाते हैं और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ पाए जाते हैं, खगोलीय पिंड और पाए जाते हैं, जिनको हम एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स कहते हैं। इन सबसे मिलकर हमारा क्या बनता है? सौर मंडल या सोलर सिस्टम। और इसको हम सोलर फैमिली भी कहते हैं, जिसका मुखिया, जैसे घर में मुखिया होता है ना, मान लो बाबा जी हैं या पापा हैं, जो बड़ा होता है वो मुखिया होता है। इसी तरह सोलर सिस्टम का जो मुखिया, जो हेड होता है, वह सन होता है। क्या होता है? सन। अब आपको सोचना है कि ये सोलर जो वर्ड है ये कहाँ से आया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो सोल जो रोमन भाषा है, रोमन कहानियों में सोल का मतलब होता है सूर्यदेव। सूर्यदेव, तो वहाँ से आया सोलर। सोलर मीन्स जो कि सूरज से संबंधित है। द फैमिली ऑफ सन इज कॉल्ड द, इसलिए जो परिवार है, जो परिवार है सन का, उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। अब यहाँ पे आपको कुछ और वर्ड ढूंढने हैं जो सोलर से ही जुड़े हुए हों। एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे सोलर लाइट। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ड ओरिजिन, कहाँ से वर्ड बनते हैं, जियोग्राफी हमारा कहाँ से पैदा हुआ, ये यहाँ पे देखते हैं। मान लो एक वर्ड है जी, ग्रीक वर्ड। जी का मतलब होता है अर्थ एंड ग्रेफिया का मतलब होता है राइटिंग। अर्थ के बारे में जहाँ लिखा जाता है उसको हम जियोग्राफी कहते हैं। याद रखना, नीचे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, जियो के साथ लॉजी लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी के बारे में पढ़ाई। जियो और मैट लिखोगे तो जियोमेट्री सब्जेक्ट भी होता है आपका मैथ में, वो क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की माप। जियोइड होता है जो पृथ्वी की आकृति के बारे में बताता है, उसको हम जियोइड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दी ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन, कि हमेशा इंसान जो है वो रात में सितारे, आकाश को देखता रहता है, कितना अच्छा लग रहा है, ये क्या है, वो क्या है। तो वो लोग जो स्टडी करते हैं सेलेशियल बॉडीज़ की, किसकी? जो सेलेशियल बॉडीज़ की स्टडी करते हैं, खगोलीय पिंड की स्टडी करते हैं, या उनकी गति के बारे में जानते हैं, उनको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स, मतलब कि खगोल शास्त्री। क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री। और आजकल खगोल शास्त्री बहुत बिजी हैं ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए, ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानने के लिए। अब बात आती है सन। अब हम पढ़ेंगे सूरज के बारे में। सोलर सिस्टम शुरू हो चुका है, तो सोलर सिस्टम में पहला मुख्य जो आता है वो सन होता है। सन के बारे में पढ़ते हैं कि ये हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। यह बहुत बड़ा है और बहुत गर्म भी है, और यह, इसके पास एक खिंचाव करने का बल होता है, जिसकी वजह से यह पूरे सोलर सिस्टम को अपने आसपास बांध के रखता है। सन एक अल्टीमेट सोर्स है गर्मी और प्रकाश का पूरे सोलर सिस्टम के लिए। और भी सोलर सिस्टम में और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इतना प्रकाश या गर्मी देती हो, क्योंकि यह उन सबके बहुत पास है। लेकिन इसकी जो गर्मी है हम इतना महसूस नहीं कर सकते, सो मच बाई अस बिकॉज डेस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इज फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि यह हमारे इतना पास होते हुए भी हमसे बहुत दूर है। और हमसे दूर है, इसका मतलब कितना दूर है? यह हमसे 150 मिलियन किलोमीटर, 150 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। ये देखो कितना दूर होगा। ठीक है, 150 करोड़ किलोमीटर दूर है। उसके बाद आगे आते हैं प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स में हमने अभी 8 नाम पढ़े थे। कौन कौन से नाम थे? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इनको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको बता देते हैं, उसको आप याद रखिएगा तो आपके इजीली याद हो जाएंगे। यह माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। कैसे हो गया? एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जस्ट से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। ऑल द 8 प्लैनेट्स, ये जितने भी 8 के 8 ग्रह हैं, ये एक रास्ते पर बिल्कुल फिक्स हैं। और जो ये रास्ता है यह एलोंगेटेड है। एलोंगेटेड मतलब दीर्घवृत्ताकार है। और इस रास्ते को हम कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। मरकरी सबसे पास में है सन के, इसको टाइम लगता है 88 डेज का सूरज के चारों ओर घूमने में।
ठीक है। विनस दूसरा ग्रह, इसको हम क्या कहते हैं कि यह अर्थ का जुड़वा भाई है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो साइज है, जो इसका आकार है या इसकी आकृति है, वह हमारी पृथ्वी से बहुत हद तक मिलती जुलती है, लेकिन सिर्फ साइज और शेप, बाकी सब चीज़ें नहीं मिलती। मान लो हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन है, पानी है, विनस पर वो सब नहीं है। ठीक है। अब इसके साथ ही एक स्टडी की बात करते हैं जो कि अगस्त 2006 में हुई थी। एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की, जिसमें कि प्लूटो, उससे पहले प्लूटो भी हम एक प्लैनेट के नाम से जानते थे कि यह भी एक ग्रह ही है, लेकिन इस मीटिंग के बाद इन्होंने प्लूटो को बाकी दूसरी खगोलीय ऑब्जेक्ट की तरह, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है 2003 यूबी 313 सीरीज नाम से, इसको प्लूटो को भी इस कैटेगरी में डाल दिया और इसका नाम दे दिया ड्वार्फ प्लैनेट, छोटे ग्रह। क्या नाम दे दिया? छोटे ग्रह। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं अर्थ के बारे में। क्या पढ़ते हैं? अर्थ के बारे में। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो हमने इमेज देखी थी वहाँ पे देखा था, सन के बाद तीसरे नंबर पे अर्थ आता है। और इसके पोल्स, अगर हम पोल्स की बात करते हैं, ध्रुव की बात करते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक इमेज दिखाता हूँ, वो देखिएगा। ये इमेज है, ये इमेज देखिए, ये ग्लोब है। आपने इसमें देख रहे होंगे कि जो ग्लोब है ये थोड़ा सा तिरछा है, इंक्लाइन फेज में है। ये झुका हुआ इसलिए है क्योंकि आपकी जो अर्थ है वह भी बिल्कुल सीधी नहीं है, वह भी थोड़ी झुकी हुई होती है और वह इसी झुकाव के साथ घूमती रहती है। इसका जो ये वाला हिस्सा है, कौन सा? इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये आपका है नॉर्थ पोल और ये आपका है साउथ पोल। अंटार्कटिक ओशन साउथ पोल में है और ऊपर आपका नॉर्थ पोल है। याद रखिएगा, जो पृथ्वी आपकी हमेशा घूमती है वह आपकी घूमती है इस दिशा में। किसमें? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। याद रखिएगा, ठीक है। चलो, जो हमारी अर्थ की शेप है, जो हमारी अर्थ की शेप है, इसको हम कहते हैं जियोइड। और जियोइड का मतलब पृथ्वी जैसी आकृति वाला। इसके बाद हमारे यहाँ पर कुछ फेवरेबल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन सफल हुआ है, जीवन मुनासिब हुआ है। वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी जो है ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडी। उदाहरण के लिए बात करें, अगर मरकर की बात करें, वहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि वह सूरज के ज़्यादा पास है, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। या नेपच्यून की बात करें, वहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ बहुत दूर है और वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। हमारी पृथ्वी पर पानी मिलता है, हवा मिलती है जो कि बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। एयर में जो गैसेस मिलती हैं वो ऑक्सीजन, जिसके बिना जीवन बिल्कुल नामुमकिन है। इन सब रीजन की वजह से जो पृथ्वी है वह बिल्कुल यूनिक प्लेनेट है। क्या है? बिल्कुल यूनिक प्लेनेट है। इसके बाद अगर बात करते हैं आउटर स्पेस से, जब हम इनको ब्रह्मांड से देखते हैं, इस आकाश से देखते हैं, तो हमें देखने में लगता है कि जो हमारी पृथ्वी है वह कुछ नीली नीली सी है। और नीली क्यों है? क्योंकि हमारी पृथ्वी का 2/3 सतह जो है, 2/3 भाग वह पानी से ढका हुआ है, उस पर सिर्फ पानी ही पानी है, इसलिए इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। याद रखिएगा एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण, ये आप देखिए, लाइट ट्रेवल्स, जो प्रकाश है वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता है। मतलब कि 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर दूर जा सकती है। और इसके बावजूद भी जो आपका सूरज से प्रकाश आता है, सूरज सनलाइट आती है, वह पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड ले लेती है। यहाँ पे अबाउट 8 मिनट क्यों लिखा? क्योंकि 8 मिनट 19 सेकंड में यहाँ पहुँचती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए कि हमारे चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग था और उन्होंने 21 जुलाई 1969 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा
था। अब बात करते हैं व्हाट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडीज है, एक खगोलीय पिंड है जो हमारे ग्रह के चारों ओर घूमता है, जो हमारे ग्रह के चारों ओर घूमता है, जैसे कि हमारे ग्रह सन के चारों ओर घूमते हैं, जैसे कि हमारा मून हमारा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जैसे हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। ए ह्यूमन मेड सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल बॉडी है जो डिज़ाइन किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए। कहाँ की सूचनाएं? हमारी ब्रह्मांड की सूचनाएं या हमारी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की सूचनाएं। इसमें क्या होता है, एक रॉकेट लेकर जाता है पृथ्वी से बाहर और वह वहाँ पर घूमता रहता है। कुछ इंडियन सैटेलाइट्स हैं आकाश में, इनसैट, IRS, एडूसैट एक्सेट्रा इस नाम से। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, व्हाट डू एनिमल्स, जानवर और पेड़ पौधों को क्या ज़रूरत होती है बढ़ने और ज़िंदा रहने के लिए? ये आप पढ़ो और उसको समझो, मुझे आंसर बताइए। चलिए अब बात करते हैं मून की। मून के बारे में हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, उससे आपको शायद जल्दी समझ में आ जाएगा। वो देखिए आप, वो इमेज है, ये इमेज देखिए। इस इमेज में आप देख रहे हैं न्यू मून। ये न्यू मून है, मतलब अमावस्या की रात है। अमावस्या की रात में यहाँ पे आपको कोई मून नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद ये शुरू हुआ, शुरू होते होते ये फिर यहाँ पहुँचा, फिर ये हुआ, इसके बाद ये यहाँ पर फुल मून बना। फुल मून का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये पूर्णिमा की जो रात थी वो आ गई। इसके बाद ये फिर आगे आगे ख़त्म होता गया और अगले 15 दिन में ये फिर न्यू मून अमावस की स्थिति आ चुकी है। तो ये स्थिति होती हैं, इनको आप 4 नाम देख सकते हैं कि न्यू मून, देन फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून, लास्ट क्वार्टर और न्यू मून। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं बेसिक चीज़ें। आवर अर्थ, हमारी अर्थ का सिर्फ एक सैटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं, और इसका जो डायमीटर है वो हमारी पृथ्वी का 1/4 है। इट अपीयर्स, ये हमें बहुत बड़ा दिखता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बहुत पास है। और ये हमसे कितना दूर है? यह हमसे सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमारी पृथ्वी से, तब हमें ये इतना बड़ा दिखता है। अब आप ये देखो कि सूरज जो कि हमसे 150 करोड़ किलोमीटर दूर है, वह कितना बड़ा होगा? वह हमारी पृथ्वी से 109 गुना क्या है? 109 गुना बड़ा है, और उसका वजन हमारी पृथ्वी से 3,30,000 गुना ज़्यादा है। हमारी पृथ्वी से 99.86% ज़्यादा उसका सोलर सिस्टम का इतना 99.86% वजन सिर्फ सूरज का है। ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी बातें हैं। द मून मूव्स, जो मून है वह हमारी पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। एग्जैक्टली 27.3 दिन में 27.3 डेज यह लगाता है एक चक्कर को पूरा करने में। इट टेक्स एग्जैक्टली सेम टाइम, और यह इतना ही टाइम लेता है अपने चारों ओर का चक्कर लगाने में, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमें हमेशा चांद की एक ही साइड देखने को मिलती है। अब हमने बात की थी जो सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैसे जाते हैं। ये देखिए, ये रॉकेट लॉन्च हुआ, आकाश में गया, अलग अलग हुए, और उसके बाद सैटेलाइट घूमना शुरू हो चुका है। द मून डज नॉट हैव फेवरेबल कंडीशन, जो मून है उसकी भी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वहाँ पर जीवन संभव हो सके। ना वहाँ पानी है, ना वहाँ हवा है। वहाँ पर सिर्फ क्या है? सिर्फ कुछ पहाड़ हैं, कहीं समतल हैं और कुछ गड्ढे हैं उसकी सतह पर। और यह आप देख सकते हो मून की सतह पर जब आप फुल मून देखते हो, जैसे कि ये आपको दिखाया जा रहा है। ये इमेज आप देखिए, इसमें आपको कहीं गड्ढे ऐसे नहीं दिख रहा, लेकिन आप जब इसको देखेंगे तो वहाँ पे कहीं आपको ब्लैक होल सा दिखता है, कहीं वाइटिश ज़्यादा दिखता है। वही है कि वो कहीं पे पहाड़ है और कहीं पे डिप्रेशन है, मतलब कहीं पे थोड़ा गड्ढा है। उसके बाद अब देखते हैं एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं?
क्षुद्र ग्रह, छोटे ग्रह। कैसे? जैसे कि अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, सितारों, प्लैनेट्स और सैटेलाइट के अलावा और भी बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे सूरज के चारों ओर घूमती रहती हैं। उन ग्रह, उन पिंडों को हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स फाउंड। और एस्टेरॉइड्स जो हमें मिलते हैं वे हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर? वे हमें देखने को मिलते हैं हमारे मार्स और जुपिटर के बीच। मैंने आपको पहले बताया था कि ये पॉइंट याद रखना, जो फिगर हमने देखी थी उसको दोबारा बैक जाके देखना, पता लग जाएगा। मार्स और जुपिटर के बीच एक बेल्ट होती है, उसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं, और उस बेल्ट में एस्टेरॉयड आपको देखने को मिलते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉयड्स आर पार्ट ऑफ ए प्लेनेट। जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि जो एस्टेरॉयड्स हैं वो हमारे ग्रह के ही हिस्से हैं, उन ग्रह के जो अब से काफ़ी साल पहले आपस में भिड़कर टूट गए थे, उनके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो ही एस्टेरॉयड्स बन चुके हैं। अब बात आते हैं अगले पॉइंट पर, जो कि है मीटियोरॉइड, जिसको हम उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड के बारे में आपने आज एक खबर भी सुनी होगी, आजकल कुछ काफ़ी दिनों चल रही है कि 29 अप्रैल को पृथ्वी खत्म हो जाएगी क्योंकि एक उल्कापिंड इसकी तरफ आ रहा है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए न्यूज़ देखते रहा करिए। मीटियोरॉइड्स, उल्कापिंड, ए स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सन के चारों ओर घूमते रहते हैं, उनको मीटियोरॉइड्स कहते हैं। कभी कभी ये मीटियोरॉइड्स हमारी पृथ्वी के पास आ जाते हैं और यह उससे टकराने को तैयार रहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान, फ्रिक्शन के दौरान, जो घर्षण बल लगता है हवा के साथ, उसकी वजह से वे गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं, जिसकी वजह से प्रकाशात होता है। समटाइम्स, कुछ समय जो ये उल्कापिंड होते हैं ये बिना जले हमारी पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं। डू यू सी, कभी आपने देखा है एक सफ़ेद सफ़ेद सी लाइन आकाश में बनती हुई जो बहुत चमकती है? वह लाइन और कुछ नहीं, वह एक मिलियन, कई करोड़ सितारों का एक झुंड होता है, और उस झुंड को, उस बैंड को हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम एक हिस्सा है इस मिल्की वे गैलेक्सी का। पुराने समय में एंशिएंट इंडिया टू बी ए रिवर ऑफ लाइट, इसको कहता था, ये लगता है वही एक प्रकाश की नदी बह रही है इस आकाश में, इसलिए उन्होंने इसका नाम आकाश गंगा रख दिया था। अ गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स, इस गैलेक्सी में कई करोड़ सितारे हैं, तारे हैं, और धूल और गैसेस के अंश हैं, बादल हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, और इस ब्रह्मांड में न जाने कितनी करोड़ ऐसी गैलेक्सियां हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, यह सोचना बड़ा ही नामुमकिन है अपने ब्रह्मांड के बारे में कि अपना ब्रह्मांड कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट, वैज्ञानिक आज भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, और हम निश्चित नहीं हैं कि यह कितना बड़ा है, इसका साइज़ क्या है, क्या हम इसके बारे में कभी जान भी पाएंगे। किसके बारे में? उस ब्रह्मांड के बारे में जिससे मैं और आप सब बिलोंग करते हैं, सब संबंध रखते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये कि ये कैसे एक दूसरे से संबंधित है। भाई, आप किससे संबंधित हो? अर्थ से। अर्थ किस में पाई जाती है? सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम किसका हिस्सा है? मिल्की वे गैलेक्सी का। और मिल्की वे गैलेक्सी किसकी हिस्सी है? इस यूनिवर्स का। इस तरीके से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए दिखते हैं। अभी आगे एक्सरसाइज है, तो कृपया इस एक्सरसाइज को सोल्व करें, पढ़ें, दोबारा सोल्व करें। कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसमें आने वाली वीडियो आपको डेली बेस पर मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।